नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल स्टूडियो पर। और आज अपन इस डिजिटल क्लास में के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे और उन मंदिरों के आसपास अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन-कौन सी सवाल बन चुके हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अब घबराना नहीं है, आराम से ध्यान से पढ़ना है। बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, है ना? आज अपना टॉपिक ये रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन टेम्पल ऑफ राजस्थान। मैन टेम्पल ऑफ राजस्थान, ये आपको याद रखना है। और इनसे रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल बनेंगे उनके बारे में बात करते हैं। वैसे मंदिर का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले और क्या पूछे कि मंदिर का अर्थ क्या है, तब आप क्या जवाब दोगे? तो देख लो भाई, मंदिर का मतलब क्या होता है। ये मंदिर मंदिर उस जगह को कहते हैं जो मन से दूर हो, लेकिन जहां पर जाने पर मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है, उसको कहा जाता है मंदिर। अब मंदिर का मतलब मन से दूर वह स्थान जहां पर आपको जाने से आपको आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है, वो क्या होता है? मंदिर होता है। अब देखिए, मंदिर से रिलेटेड अपनी बहुत सारी बातें मिलेंगी कि मन से दूर ऐसा स्थान, मन से दूर ऐसा स्थान जहां जाने पर आत्मिक या शांति का आध्यात्मिक शांति की अनुभूति व सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। अब देखिए, मंदिर को कहीं पे आलय कहते हैं, कहीं देवालय कहते हैं, कहीं द्वारा कहते हैं, कहीं घर कहते हैं। तो मंदिरों के आपको अलग अलग नाम भी देखने को मिलेंगे। एक चीज जो आपको याद रखनी है, और वो मंदिरों के बारे में स्पष्ट तौर पर ये याद रखना है कि भाई, हमारे यहाँ पर जो मंदिर बने ना, वो मंदिर निर्माण कार्य कब से देखा जा सकता है? क्या भारत में शुरू से मंदिर बने थे? नहीं, भारत में शुरुआत से मंदिर नहीं बने थे। मंदिरों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है गुप्त काल में। हालांकि एक अपने ब्राह्मण है जिसका नाम, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है भाई? तो मंदिरों का उल्लेख सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले कहीं उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के अंदर पहली बार हमें मंदिरों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि भाई कोई भगवान के मंदिर भी होते हैं, भगवान की मूर्तियां भी होती है, और इस प्रकार से ऐसी जानकारी मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मंदिर बनने कब प्रारंभ हुए? तो याद रखना कि मौर्यकालीन मंदिरों के अवशेष सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो मौर्य काल के जो भी मंदिर है, इनके अवशेष है वो अब तक प्राचीन माने गए। मौर्य काल से पहले हमें मंदिरों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, इवन कहीं तो नहीं के बराबर जानकारी मिलती है। और ये भी हो सकता है, देखिए समय परिवर्तनशील है ना, तो समय इतना परिवर्तनशील है कि अब मौर्य काल से पहले आज अपन जो मकान बनाते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो एक साल, अब देखते हो कि 100-150 साल के बाद में पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है। तो एक एक जब निर्माण होता है तो निर्माण के साथ विनाश भी साथ में चलता है ना। तो हो सकता है कि भाई उस काल के जो मंदिर बने हैं वो मंदिर शायद नष्ट हो गए होंगे, या फिर खत्म हो गए होंगे, या कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जब कभी लोग ज्यादा इस क्षेत्र में रहते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, तो सभ्यताओं का विकास हो रखा था, या धीमे धीमे जो मानव का विकास हो रहा था, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ये। और भारत में गुप्त काल में
मंदिर निर्माण प्रारंभ माना जाता है। लेकिन अगर सटीक तौर पर देखें तो हमारे यहाँ पर गुप्त काल के सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? मंदिर मिले। गुप्त काल के क्या मिले हैं भाई? मंदिर मिले। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना। एक चीज है, अगर सवाल आपसे पूछ ले कि अपने राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम मंदिर मिले हैं ना, वो कहाँ से मिले हैं भाई? तो आप कहोगे सर बैराट सभ्यता से मिले। कौन सी सभ्यता से? बैराट सभ्यता से। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर, सर्वप्रथम मंदिर की जानकारी या सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, मंदिर के अवशेष बैराट से मिले हैं। बैराट से मिले हैं। ये तो आपको याद रखना ही है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा चुका है ना कि भाई कहाँ से मिले, तो आप कहोगे सर बैराट से मिले। और बैराट कहाँ पर है? बैराट सभ्यता जयपुर है। 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और बाकी यहाँ पर कहते हैं कि बौद्धकालीन, महाभारतकालीन और जनपदकालीन, इवन महाभारत रामायण के बारे में भी यहाँ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो बैराट बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पहले से बना हुआ है। आगे बात करूं मैं आपके सामने, तो आपको याद रखना है कि भाई देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे यहाँ पर मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की अलग अलग क्या है? शैलियां। तो अपने यहाँ पर भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैलियां हैं। 3 प्रकार की मंदिर शैलियां हैं। अब आप कहोगे सर 3 प्रकार की मंदिर शैलियां कौन कौन सी है? देखिए 3 प्रकार में एक है नागर शैली। कौन सी शैली? मैं एक एक शैली के बारे में बताऊंगा, अभी तो आपको केवल बता रहा हूं ना। नागर शैली एक है जिसका नाम है कौन सी? द्रविड़ शैली। और एक शैली है जिसका नाम है अपने बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली। ये 3 प्रमुख है ना, ये 3 प्रमुख शैलियां हैं। बाकी है, ऐसा नहीं है कि बाकी और भी नहीं है, जैसे भूमिज है, पंचायतन है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के, क्योंकि देखिए भारत का ये भूभाग है। इस भारत के भूभाग में अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ भारत का नक्शा है ना, तो आप ये देखिए, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, तो रहा है ना भाई, वेरी गुड। तो ये चीज देखिए आप, इधर ये भारत है आज अपना, ठीक है। और इस भारत के अंदर आप जब देखोगे तो आप क्या देखते हो कि ये जो भारत है, इस भारत में नागर शैली, ये नागर शैली उत्तर भारत में डेवलप हुई थी। कौन से भारत में? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली थी, ये द्रविड़ शैली है ना, ये द्रविड़ शैली हुई थी दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। और एक स्थान ऐसा था जहां पर द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों मिल गई थी। तो नागर प्लस द्रविड़, नागर और उत्तर शैली, उत्तर भारत की शैली नागर और द्रविड़ शैली से माध्यम से यहाँ पर एक नई शैली डेवलप हुई थी। और उस शैली को क्या कहा गया था? उस शैली को कहा गया था बेसर शैली। कौन सी शैली कहा गया था? तो ये वाला जो हिस्सा था ये बेसर शैली वाला था। दोनों के मिश्रण से जो नई शैली बनी उसको बेसर शैली कहा गया। अच्छे से याद रखना है और इस तरह से पढ़ना है। अब आगे बात करता हूं मैं, एक एक शैली के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक एक शैली के बारे में, कौन सी शैली की क्या विशेषता थी। तो पहली शैली में बात करूं आपके सामने, तो नागर शैली। नागर शैली की क्या विशेषता होती है और नागर शैली में कौन से मंदिर आते हैं, उनको आप कैसे पहचानोगे, वो आपको याद रखना। मंदिर आप जाते हो, आपने दक्षिण भारत के मंदिर देखे ना, बड़े गजब के मंदिर होते हैं भाई साहब, टावर की तरह ऊंचे होते। और अपने यहाँ जो उत्तर भारत के जो मंदिर है तो उनका फैलाव ज्यादा होता है, उनके ऊपर गुंबज वगैरह बना होता है ये। और दक्षिण भारत में आप जाओ, सॉरी अपने बेसर शैली की आप जब मंदिर देखोगे तो आप डापाचुक हो जाते हो। कैसे होते हो? तो सब ये बेसर शैली का है। और बेसर शैली में ये द्रविड़ का भी रूप देख रहा है और नागर का भी, दोनों का रूप देख रहा है। तो मतलब ये दोनों का क्या था? मिक्स मैच था। और उस मिक्स मैच के कारण जो नई शैली बनी थी उसको कहा गया था नागर शैली। अब नागर शैली से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं और आपको याद रखना है। जैसे नागर शैली के बारे में आपको याद रखना है कि साहब, नागर शब्द किससे बना है? नागर शब्द नगर से बना है, नगर से बना है। पहली बात तो यह है। इसका मतलब ये हुआ कि नागर शब्द किससे बना है?
नगर से बना है और नगर का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ, हाँ तो आप कहोगे सर ये है। अब इसका नागर शैली का विस्तार कहाँ था, इस शैली का आपसे विस्तार पूछे तो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक इसका क्या था, विस्तार था। तो इसका विस्तार हिमालय पर्वतमाला से लेकर कहां तक था, यानी आप लोगों ने देखा होगा, तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपन नक्शा बना देते हैं, बार बार नक्शा देखना पड़ेगा क्योंकि भी प्रैक्टिकल हुए बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये भी मेरी बात याद ध्यान से रखिएगा, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं होगे तब लोग आपके ऊपर प्रैक्टिकल करते रहेंगे और आप उनका घंटा ही कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ये तो हिमालय है और इधर एक पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। अब इन शैलियों के, इन दोनों के बीच में जो इस मंदिर का शैली का निर्माण हुआ था ना, उस शैली को क्या कहा गया भाई, उस शैली को कहा गया था आपने, कौन सी शैली, हाँ नागर शैली कहा गया था। अब आगे बात करता हूँ नागर शैली के बारे में। तो नागर शैली के बारे में आपको याद रखना है कि इस मंदिरों में की क्या विशेषता होती है। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों की ये होती है कि मंदिर चबूतरों पर बने होते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, चबूतरा पर निर्मित मंदिर यानी क्या होता है, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो मंदिर होते हैं ना, ये मतलब चबूतरे बनाए जाते हैं। चबूतरा होता है ना, चबूतरा इस प्रकार से बड़ा, और चबूतरे के ऊपर फिर क्या किया जाता है, मंदिर का निर्माण किया जाता है। हाइट ऊपर रखी जाती है, यानी एक एक तो जमीन से जोड़कर और एक चबूतरा बनाकर चबूतरे के ऊपर इस तरह से मंदिर, यानी कहने का मतलब वो स्थान क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। कई ऐसे मंदिर अपन देखते हैं जहां से अपने को चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। टपोटप सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद आप बाद में देवता के हाथ जोड़ते हो, ओ बाबा तू है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भाई ये चबूतरा पर निर्मित मंदिर होते हैं। अगली बात आपको इसके बारे में ये भी याद रखनी है कि भाई साहब इनके चारों तरफ क्या होती है भाई, सीढ़ियां होती है। इन पर चढ़ने के लिए क्या होती है, इन पर चढ़ने के लिए, इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ा जाता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर आगे आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो होते हैं ना, इसका ऊपरी भाग, मंदिर का ऊपरी भाग, और मंदिर का ऊपरी भाग कैसा होगा आपको पता है, तो इस मंदिर का ऊपरी भाग होगा गुम्बदनुमा, गुम्बदनुमा, गुम्बदनुमा होगा। तो ऊपर क्या होगा भाई, इस तरह से गुम्बद होगा, गुम्बद होता ना इस प्रकार से, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जहाँ पे ऐसे झंडा या कलश वगैरह लगा रहता है। तो ये इस प्रकार की इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। आगे बात करता हूँ इनके बारे में। तो देखिए इसके अंदर इसके गर्भगृह, मंदिर का जो, मंदिर की जो मूर्ति होती है, मंदिर की गर्भगृह के चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता है भाई, गर्भगृह के चारों तरफ बताओ, तो गर्भगृह के चारों तरफ बताओ क्या होगा, हाँ मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होगा, प्रदक्षिणा पथ होता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चारों तरफ फेरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं मंदिर में, ऐसे घूमते हैं ना चारों तरफ, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, देखो और आगे ये कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर के बारे में देखिए मंदिर का जो शीर्ष भाग होता है ना, मंदिर का कौन सा भाग, नागर शैली, अच्छा नागर शैली को आर्य शैली भी कहते हैं। नागर शैली को कौन सी शैली कहते हैं, नागर शैली को आर्य शैली कहते हैं। नागर शैली को कौन सी शैली कहते हैं, आर्य शैली कहते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रचलन, इसका सर्वाधिक प्रचलन उत्तर भारत में है ना, उत्तर भारत में है। आगे बात करूं इनके बारे में, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से, ये अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर नागर शैली के सर्वाधिक मंदिर है ना, ये अपने कहां पर है, नागर शैली के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है, मारवाड़ में। एक बात तो ये याद रखना,
मारवाड़ में। उसके बाद अब मंदिर प्रमुख कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे सर, नागौर में अपने कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एक तो किराड़ू के अंदर है। किराड़ू कहाँ पर है, बाड़मेर में ना, वेरी गुड। तो एक तो किराड़ू बाड़मेर में आपको ये मंदिर देखने को मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे, एक मिलेगा जगत अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका मंदिर। और जगत अंबिका मंदिर किसी का है, उदयपुर में ना, वेरी गुड, उदयपुर के अंदर है ये लो। फिर आपको याद रखना है इसके बारे में, और क्या याद रखना है, एक अपने है गोट मंगलोद, दधिमती माता मंदिर, दधिमती माता मंदिर जो कहां पर है, गोट मंगलोद के अंदर है। और गोट मंगलोद कहां पर है, तो आप कहोगे सर गोट मंगलोद तो अपने नागौर जिले में, किस जिले में, नागौर जिले में। और दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है ये माता। और आपको याद रखना है कि ये प्रमुख क्या है, मंदिर है। तो ये कौन सी शैली थी, तो आपको याद रखना है कि सर ये तो एक पहली शैली थी जिसका नाम था, कौन सी शैली भाई बताओ, नागर शैली थी। अब नागर शैली के बाद में मैंने कहा मैं दूसरी शैली के बारे में बात करूंगा, और वो शैली कौन सी है, द्रविड़ शैली। कौन सी शैली है भाई, द्रविड़ शैली। तो देखिए भाई, अपनी दूसरी शैली है जिसका नाम होता है द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ का मतलब क्या होता है, द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है, दक्षिण भारतीय शैली, इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो आपको याद रखना है। देखिए, इसको दक्षिण भारतीय शैली कहा जाता है, अर्थात दक्षिण भारत में इसके सर्वाधिक मंदिर है। दक्षिण भारत में इस शैली के क्या है भाई, सर्वाधिक मंदिर है। पहली बात तो ये याद रखना है, हालांकि आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो इस शैली के बारे में कहा जाता है इसका विस्तार कहां पर है। तो इसका विस्तार अगर बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कौन सी कुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर होते हैं, इन मंदिर की क्या विशेषता होती है, तो मंदिरों की विशेषता ये होती है कि जो मंदिरों का आधार होगा, मंदिरों का आधार होता है, मंदिर का आधार होगा वो वर्गाकार होगा। तो मंदिर का आकार वर्गाकार होता है, मंदिर का आकार कैसा होता है, वर्गाकार, एक वर्ग के समान होता है। फिर आपको इसके बारे में और कौन सी विशेषता होती है, तो आप कहोगे कि सर ये कैसा होता है, इसका शिखर होता है वो पिरामिड नुमा होता है। मंदिर का शिखर, मंदिर का शिखर पिरामिड नुमा होता है। मंदिर होता है ना वो पिरामिड नुमा होता है, पिरामिड के समान। मतलब दक्षिण भारत के मंदिर आपने देखे होंगे इस प्रकार से होते हैं, यूं। फिर ये होता है इसका ये मेन गेट होता है, इसके आगे क्या होता है, प्रांगण टाइप होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये पिरामिड नुमा होते हैं। दूसरा, मंदिर का प्रांगण विशाल होता है, मंदिर के बाहर और चारों तरफ प्रांगण होगा, यानी खुला स्थान होगा इस प्रकार से चारों तरफ, वो प्रांगण विशाल होता है। और बाहर भी बैठ सकते, अंदर भी बैठ सकते, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसका प्रांगण क्या होता है, मुख्य विषय होता है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रांगण का मुख्य भाग, प्रांगण का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, प्रांगण का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गोपुरम कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। और गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता है, गर्भगृह, गर्भगृह किसे कहते हैं, जहां पर मूर्ति स्थापित होती है ना, उसके चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। ये भी आपको याद रखना। तो ये अपने द्रविड़ शैली की बात हो गई है ना। द्रविड़ शैली के बाद में एक शैली और है जिसका नाम है बेसर शैली। कौन सी शैली है भाई, और उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि आपको ये भी याद रखना कि ऐसे मंदिर कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो अपने राजस्थान में अगर द्रविड़ शैली के कोई मंदिर आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? तो देखो भाई, ऐसे मंदिर में आपको बता दूं कि मंदिर कौन कौन से अपने राजस्थान में। कभी पूछ ले किस शैली का मंदिर है तो डापा चुक नहीं होना है, सीधा सीधा जवाब देना है कि भाई एक अपना मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम मंदिर या भगवान वेंकटेश मंदिर। वेंकटेश मंदिर कहां पर है? चूरू में। कहां पर है भाई? चूरू के अंदर है। और राजस्थान में द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर, द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर पूछ ले आपसे कहां पर है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहना कि राजस्थान में द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर है, वो है चौपड़ा मंदिर धौलपुर। चौपड़ा मंदिर कहां पर है? चौपड़ा मंदिर बोल देना कि सर धौलपुर जिले में, ये आपको याद रखना। बाकी भगवान वेंकटेश का मंदिर है वो है आपके चूरू के अंदर, और चूरू के अंदर ये मंदिर बना हुआ, याद रखना है ना। बाकी दक्षिण भारत में ही आपको मिलेंगे। मीनाक्षी मंदिर का नाम सुना है, रंगनाथ मंदिर का नाम सुना है आप लोगों ने। इसके अलावा हाँ, रंगनाथ मंदिर अपने पुष्कर के अंदर भी है, तो याद रखना रंगनाथ मंदिर कहां पर है? पुष्कर के अंदर है, ये भी याद रखना है। रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर, ये आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। अब देखिए अगली शैली के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, और अगली शैली है जिसका नाम है बेसर शैली। कौन सी शैली है? बेसर शैली। तो बेसर शैली से रिलेटेड अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या सवाल पूछा जाएगी, बेसर शैली क्या है? तो आप कहोगे सर बेसर शैली है, यह बेसर का मतलब क्या होता है? बेसर का अर्थ मिश्रित होता है। बेसर का अर्थ मिश्रित होता है। बेसर का अर्थ मिश्रित होता है, पहली बात तो ये याद रखना है। अगली बात आपको याद रखना है बेसर के बारे में कि ये जो बेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। नागर प्लस बताओ द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, दोनों का यहाँ पे रूप देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना। फिर आपको बेसर शैली से रिलेटेड एक बात और याद रखना, इसे चालुक्य शैली कहा जाता है। इसे चालुक्य शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? इसे चालुक्य शैली कहा जाता है। आगे आपको इसके बारे में एक बात और जो विशेष तौर पर याद रखनी है, और वो कौन सी बात है? तो इसका विस्तार पूछा जाएगा। विस्तार तो आप कह देना कि सर इसका विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर, विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कहां तक है भाई? विंध्याचल पर्वतमाला है ना, विंध्याचल पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक, ये भी आपको याद रखना है। अच्छे सवाल है, कई बार ऐसे सीधे सीधे क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि देखो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये है क्या एक्चुअल में, है ना। तो आप कहोगे सर इनके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अपने इस मंदिर में हालांकि बेसर शैली में एक तो अजंता का मंदिर है। कौन सा? अजंता मंदिर। एक तो अजंता मंदिर इस शैली का है। अजंता मंदिर के अलावा आप लोगों ने सुना होगा एक है वृंदावन का वैष्णव मंदिर। हालांकि बेलूर के मंदिर, बेलूर यानी कर्नाटक के जो मंदिर है, और भी है, उसके बारे में अपने को नहीं जाना है क्योंकि इसका राजस्थान से अपना संबंध थोड़ा कम है। तो ये वाली बात है, इसके बारे में याद रखना है। आगे कुछ अन्य शैलियों के बारे में बात करता हूं, मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां कौन कौन सी है। तो अन्य शैलियों के बारे में आपको याद रखना है कि भाई मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां कौन कौन सी है। तो अन्य शैलियों में एक शैली है जिसका नाम है भूमिज शैली। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर है जो भूमिज शैली में निर्मित है। तो भूमिज शैली के बारे में आपको ये याद रखना है कि सर ये जो भूमिज शैली है ये कहां से कहां तक है? तो एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक इसके क्या देखा जाएगा? प्रभाव देखा जाएगा इस शैली का। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये जो शैली है ये नागर शैली के अंतर्गत आती है। किस शैली के अंतर्गत? नागर शैली का ही भाग है। नागर शैली का ये क्या है? भाग है। अब आगे बात करता हूं, तो आपको याद रखना है
कि ये जो मंदिर होते हैं, इस मंदिर की क्या विशेषता होती है? या फिर तो आप कहोगे सर ये जो मंदिर होते हैं, ये कैसे होते हैं भई? हाँ, इसके जो चारों तरफ शिखर होते हैं ना, चारों दिशाओं में, वो क्या होते हैं शिखर इस तरह से स्टेप टू स्टेप होते हैं, बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में इस शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, राजस्थान में इस शैली का सबसे प्राचीन मंदिर पूछे तो आप कहोगे, ये सवाल पूछा है अभी हाल ही में, तो आप कहोगे शेवाड़ी का मंदिर, शेवाड़ी का मंदिर, शेवाड़ी मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर पाली जिले के अंदर। शेवाड़ी के अंदर एक जैन मंदिर मिला है, वो इस शैली का सबसे पुराना मंदिर माना गया है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और भी मंदिर है, और भी मंदिर में जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से मंदिर है, तो आपसे पूछा जा रहेगा बिजोलिया, और बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव मंदिर, बिजोलिया का उंडेश्वर, उंडेश्वर महादेव मंदिर, ये भी याद रखना है कि बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव मंदिर है। और कौन सा है, तो और कहोगे आप सर एक अपने मेनाल का मेनाल मंदिर है, मेनाल के अंदर है मेनाल मंदिर, और मेनाल मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, जो इसी शैली में है। और आगे बात करूं इस बारे में, तो एक मंदिर है भंड देवरा, भंड देवरा मंदिर, और भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये 12 जिले में, किस जिले में, 12 जिले में। सीधे सीधे सवाल का एकदम सीधे सीधे आंसर देना। ये एक है भूमिज शैली, भूमिज शैली के बाद में एक शैली और है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, और जो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और वो कौन सी शैली है, तो आप कहोगे सर गुर्जर प्रतिहार शैली। वेरी गुड, गुर्जर प्रतिहार शैली से रिलेटेड अपने कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ये कहोगे सर इसका विकास, इसका विकास प्रतिहार काल में हुआ। कौन से काल में हुआ, प्रतिहार काल में हुआ, यानी जब प्रतिहार शासक थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। आगे बात करते हैं, इसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है, और इसमें जो मूर्तियां होती है उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अश्लील अर्थात काम भावना की मूर्तियां बनी हैं। फिर आगे की मूर्तियां बनी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें, तो आपको ये याद रखना है कि गुर्जर जो ये जो शैली है, इस शैली के दो रूप है। शैली कितने प्रकार की, ये जो शैली है इसके दो रूप है, और कौन कौन से रूप है, तो आप क्या कहोगे, एक है महामारू शैली और एक है मारू गुर्जर शैली। महामारू शैली और एक है मारू अपने गुर्जर शैली। कौन सी शैली है भाई, मारू गुर्जर शैली, मारू गुर्जर शैली, ये भी आपको याद है। अब कैसे पता चलेगा आपको महामारू शैली के बारे में, तो देखिए ये जो महामारू शैली है, ये मरु प्रदेश के अंदर इसका विकास हुआ था, मरु प्रदेश के अंदर विकास हुआ था। और कहां पर हुआ था, और हुआ था सपाल दक्ष के अंदर। सपाल दक्ष के अलावा और कहां पर इसका विकास हुआ था, तो आप कहोगे इसका विकास हुआ था सौरसेन के अंदर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना कि सौरसेन के अंदर हुआ था। आगे बात करूं इसके बारे में, एक है मारू गुर्जर शैली। अब मारू गुर्जर शैली के बारे में आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, तो इसका प्रयोग हुआ था मेदपाट के अंदर। मेदपाट प्राचीन नाम किसका था पता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। और कौन सा जगह, तो अर्बुद, अर्बुद प्रदेश, सिरोही वाला ऐसा है ना, अरावली वाला, वो वाला अर्बुद प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर इसको याद रखना है कि ये इसमें। अब इस शैली का जो महामारू शैली की अगर आपसे मंदिर पूछे, तो दो तीन मंदिर है जो आपको याद रखना। एक मंदिर के बारे में याद रखना है कि भाई अपने सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर है ना, वो हर्षनाथ मंदिर महामारू शैली का है। और एक मंदिर है अपने कौन सा भाई, जिसके बारे में याद रखना है कि जैन मंदिर है समिदेश्वरा, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हालांकि मैं एक एक मंदिर के बारे में बताऊंगा, तब इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो प्रतिहार शैली के बारे में पढ़ने के बाद आगे बात करते हैं। एक शैली है जिसका नाम है एकायतन शैली। कौन सी शैली, एक आयतन शैली। और एकायतन शैली से रिलेटेड अपने क्या क्या सवाल बनेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। आपको याद रखना है कि एकायतन शैली है क्या।
तो एकायतन शैली से रिलेटेड एक बात याद रखनी कि साहब ये जो एकायतन शैली है ना, वो एक आयतन, एकायतन का क्या मतलब होता है? एकायतन का मतलब होता है एक ही मंदिर, एक ही मंदिर होता है जिसके अंदर एक ही मंदिर बनता है, एक से अधिक मंदिर बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो ये कौन सी शैली होगी? एकायतन शैली होगी। एक होती है पंचायतन शैली, और पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है? तो इस शैली के अंतर्गत कहते हैं, ध्यान रखना कि एक बड़ा मंदिर होता है इसमें, और 4 छोटे मंदिर होते हैं, 4 छोटे मंदिर का समूह, याद रखना। इसको कौन सी शैली कहते हैं? पंचायतन शैली। इसमें प्रमुख मंदिर किसका होता है? तो प्रमुख मंदिर होता है विष्णु का, प्रमुख मंदिर होता है भगवान विष्णु का। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। ये शैलियां हैं अलग अलग, उसके बारे में याद रखना है। आगे बात करें तो आपको ये भी याद रखना, इसमें भगवान सूर्य का मंदिर होता है, शिव का मंदिर होता है। तो मंदिर किस किस के होते हैं? 4 मंदिर है ना, चारों में किस किस के मंदिर होते हैं? 4 में मुख्य मंदिर हो गया, एक होगा विष्णु का, मुख्य मंदिर तो विष्णु का हो गया, एक हो गया शिव का, एक हो गया गणेश का, एक हो गया शक्ति का, शक्ति मतलब देवी का, शक्ति या देवी का, और एक किसका होगा? एक होगा सूर्य का। तो ये 4 मंदिर होता है इस शैली के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब इस शैली के मंदिर कौन कौन से हैं? तो आपको याद होगा कि अपने राजस्थान में एक है भंड देवरा मंदिर। भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है? 12 के अंदर है ना, वो वाला है। एक और है जिसका नाम है बुड्ढी दीत। कौन सा मंदिर है भाई? तो बुड्ढी दीत है या बुड्ढा दीत है। बुड्ढा दीत मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर। एक अपने है बुड्ढा दीत मंदिर, कहाँ पर है? कोटा जिले में है ना, ये कोटा जिले के अंदर है। एक मंदिर और है जिसका नाम है जगदीश मंदिर। ये तो सवाल पूछा गया है कि इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। तो जगदीश मंदिर ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब आगे बात करता हूँ पंचायतन शैली के बाद में एक शैली और है जिसका नाम होता है कच्छप घात शैली। कौन सी शैली? कच्छप घात शैली। तो कच्छप घात शैली से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। कच्छप घात शैली, अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे कच्छप घात शैली के। तो आप क्या कहोगे? सर कच्छप घात शैली का निर्माण हुआ था, वो कच्छप का मतलब क्या होता है? कछवाहा। क्या कहोगे? कछवाहा। तो क्या कहोगे? कछवा वंश के देवालयों का निर्माण कछवाहा वंश द्वारा निर्मित मंदिर, कछवा वंश के द्वारा निर्मित मंदिर इसी शैली के हैं, है ना। पहली बात तो ये याद रखना, कछवा वंश द्वारा निर्मित वंश जो मंदिर है वो इसी शैली के हैं। आगे बात करते हैं कच्छप घात के बारे में। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेंगे कच्छप घात मंदिर, तो सर्वाधिक आपको मिलेंगे ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ या फिर आप क्या कहोगे? आमेर में। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आप ये कहोगे कि इसका देखिए जो प्रमुख मंदिर है, एक तो अपने शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर। और शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? ये है झालरा पाटन के अंदर, झालरा पाटन वाला। आगे बात करूं, एक मंदिर और है पद्मनाभ स्वामी मंदिर या पद्मनाभ मंदिर। ये भी कहाँ पर है? ये झालरा पाटन के अंदर यानी झालावाड़ के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। ये इस शैली की क्या है भाई? 2 प्रमुख मंदिर है। कैसे मंदिर है? 2 प्रमुख मंदिर है, और इनसे रिलेटेड अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? सवाल पूछ लिए जाते हैं। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। तो ये थी मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां। देखिए मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां समझ में आने के बाद कहीं पर भी आप मंदिर देखने के लिए जाते हो तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कौन सा मंदिर कहाँ है और किस मंदिर की क्या विशेषता है। अगली क्लास के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें राजस्थान के प्रमुख मंदिर, उस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, और उस मंदिर से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से अब तक सवाल पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।